बड़ी खबर है, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कोविड का टीका लगाया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में लगवाने का कार्यक्रम था उनका। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह बिल्कुल समय पर पहुंचे और हम चलेंगे अपने सहयोगी अनुभव शुक्ला के पास। वो हमें बताएंगे कि क्या हुआ है, कैसे कोविड का टीकाकरण हुआ है स्वास्थ्य मंत्री का। दिखाइए और बताइए अनुभव। देखिए बिल्कुल राजन, हम आपको दिखाते हैं। हम सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल 10 बजे ठीक पहुंच गए थे और वहां सबसे पहले वो वेटिंग रूम में पहुंचे, अपना आधार कार्ड दिखाया, उसके बाद उनको एक नंबर मिला रजिस्ट्रेशन का और उसके बाद वो जो वैक्सीनेशन रूम था वहां पर उन्हें वैक्सीन लगाई। और यहाँ हम बता दें सिविल हॉस्पिटल में कोवैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है, वही डोज उन्हें दी गई है और उसके बाद अब वो वेटिंग रूम में मौजूद है। हम खुद यहाँ मौजूद है और हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। उनका जो कार्ड है हम चाहेंगे कि वो कार्ड अपना दिखाएं, जो कार्ड है वो हम आपको दिखाएं। देखिए ये कार्ड भी मिला है और जिस तरीके से इसमें देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है वैक्सीन ब्रांड का नाम क्या है, पूरा नाम लिखा है, कहाँ रहते हैं, पूरा एड्रेस है और पहली खुराक कब मिली है, आज मिली है 5 तारीख को। दूसरी खुराक की तारीख भी इस पर लिखी है। देखिए सर क्या कहेंगे वैक्सीन? बहुत अच्छा लग रहा है, वैक्सीन लगाए, अपने देश का निर्मित वैक्सीन है और गर्व भी लगता है कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हुए, और ये वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए तो यही एक तरीका भी है। वैक्सीन बन गया, वैक्सीन लगना चाहिए और सबको लगाना चाहिए। आज जिस तरीके से 1 तारीख से जब से ये 45 से 60 थर्ड फेज शुरू हुआ है, आप दूसरे मंत्री हैं, पहले आशुतोष टंडन ने भी कल लगवाई है, आज आप पहुंचे हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, क्या संदेश बाकी लोगों को देंगे? संदेश तो यही देंगे कि सबको लगाना चाहिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पिछले 1 साल से सबको परेशान कर दिया था, पूरे विश्व में परेशान हो गए थे, भारत में भी सबके लिए स्थिति बन गई थी। आगे इस पर रोक लगने के हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ही निर्मित इस वैक्सीन को जो तैयार किया है हो गया है। इसलिए अभी की जो श्रेणी है 60 के ऊपर का लोग और 45 से 49 के लोगों का बीमारी सहित, इन सबको तो लगाना चाहिए। उसके बाद जब भी आम जनता से खुलेगा तो उसके बाद सबको लगाना चाहिए। सर आपको वैक्सीन लगे तकरीबन 5 मिनट हो गया है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी कुछ लग रही है, कुछ ऐसा, कुछ बेचैनी, कुछ ऐसा? अभी आप ऑब्जर्वेशन रूम में हैं। अभी तो मैं आधा घंटा बैठूंगा, फिलहाल अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है। अभी आधा घंटा हम बैठेंगे। अभी आज जिस दिन आपको वैक्सीन लगी है 5 मार्च है और 5 मार्च 2020 को यूपी में सबसे पहला मामला आया था। आगरा का जो परिवार था जो इटली से लौटा था। 1 सालों में एज अ हेल्थ मिनिस्टर, एज अ यूपी हेल्थ मिनिस्टर, क्या क्या बदलाव आपने देखा और क्या क्या चैलेंजेस रहे? देखिए वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब वैश्विक महामारी कोविड हमारे प्रदेश में 5 मार्च को पहला केस आया था आगरा का, और उसके बाद अपने संसाधन को, अपने उपकरण को, अपनी पूरी व्यवस्था को सही करने के लिए जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में टीम 11 के गठन के बाद से लेके अभी तक हम लोग ने बहुत मजबूती के साथ उस व्यवस्था को कायम किया और जहां तक हो सका किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। जिन परिस्थितियों में हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और सारे लोग, प्रशासनिक लोग ने अंतर विभागीय समन्वय बना के ये साबित कर दिया पूरे देश में और विदेश में भी कि उत्तर प्रदेश में जैसे भी हमारे जो संसाधन थे, उन संसाधनों से हमने कोविड-19 को अच्छी तरह से नियंत्रण किया और आज उसका नतीजा है कि आज उसका सराहना भी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी करती है। सरकार के और भी मंत्री अब वैक्सीन लगवाएंगे, मुख्यमंत्री भी लगवाएंगे वैक्सीन? ऊपर है जो 60 के ऊपर लगा सकते हैं, 45 से 49 के अंदर जिनका थोड़ा बहुत असाध्य रोग या उस तरह का कोमोबिलिटी है वो लगा सकते हैं। बाकी तो अभी मुख्यमंत्री हमारे बहुत अभी जवान हैं, अभी उनको नंबर उनका जब आएगा, जब सब आम लोग का लगेगा तभी लगेगा। आखिरी है, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आज आपने वैक्सीन लगा के उनको भी एक मैसेज दे दिया है। बिल्कुल सही है, हमको इसमें विरोध क्या करना है। एक बीमारी है, बीमारी के सामने एक वैक्सीन हम लोग ने निर्मित किया है, इसलिए हम सबको लगाना चाहिए। जैसे आपके 15 वैक्सीन हम अभी भी लगाते हैं, 12 से 15 वैक्सीन हमारे इंद्रधनुष कार्यक्रम और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में हमारे 0 से लेके 15 साल के बच्चे तक विभिन्न सब का लगता है। वो सब बीमारी के लिए, ये भी एक बीमारी है, इस बीमारी के लिए भी टीका निर्मित हो गया तो ये भी हमको चलाएंगे, इसको भी लगाना चाहिए। वैक्सीनेशन में भी यूपी नंबर 1 है। अभी तक तो हम लोग अच्छा चल रहे हैं, बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। आपने सुना क्या कहना है यूपी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक बीमारी है और बीमारी से बचाव का सबसे बेहतर उपाय
ये वैक्सीन ही है। और सिविल हॉस्पिटल में वो पहुंचे, हम आपको दिखाते हैं कि वो सबसे पहले कहाँ आए, फिर वो किधर गए। देखिए इस तरफ वो आए, ये वेटिंग रूम का एरिया है, यहाँ पर वो बैठे थे पहले। सबसे पहले वेटिंग रूम में यहाँ उनका एक रजिस्ट्रेशन हुआ, उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया, फिर ये कार्ड सबको मिलता है। जी 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 कार्ड पे उनकी जो पूरी डिटेल है वो डाली गई और आज 5 तारीख को उनको पहली डोज दी गई है और 4 अप्रैल को उनको दूसरी डोज दी जाएगी। फिर वो यहाँ आए, ये वैक्सीनेशन का रूम है, यहीं पर उन्हें ये वैक्सीन दी गई, नर्स ने ही वैक्सीन। जब आपने उन्हें वैक्सीन लगाई, आपको लगा नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ दिक्कत? कुछ नहीं लगा सर, बहुत अच्छा लगा। तो आपने ये वैक्सीन दी उनको, ये कौन सी है? कोवैक्सीन है ये, या दिखाइए आप। देखिए कोवैक्सीन उनको लगाई गई है हेल्थ मिनिस्टर को, और यही कोवैक्सीन जो है वो यहाँ इस हॉस्पिटल में दी जा रही है जो लोग भी वैक्सीनेशन के लिए पहुँच रहे हैं। और जो बात खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कही कि जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है उसमें अभी तक उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है और सभी को ये कोरोना का से बचाव के लिए जो वैक्सीन है उसे लगवाना चाहिए। कैमरा सहयोग मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, IP गंगा, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और साथ साथ आज श्री महंत दिग्विजयनाथ पार्क में नौका विहार, रामगढ़ ताल में अलग अलग विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाए। देखिए आप तस्वीरें, कैसे जनता दरबार में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और ये वो हर बार करते हैं जब भी गोरखपुर जाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ये उन्होंने हर बार किया है। लोगों की बात सुनी है, लोगों की समस्याएं सुनी है, उसके निस्तारण के लिए उन्होंने आवश्यक निर्देश भी अधिकारियों को जो वहाँ पर मौजूद रहते हैं दिए हैं और कभी कभी ऐसे निर्देश भी दिए हैं उन अधिकारियों को जो तत्काल उस पर कार्रवाई ना हो के आने वाले दिनों में कार्रवाई होती है। और इसीलिए लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं तस्वीरें, लोग अपनी शिकायतें लेकर, अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, उन्हें लिखकर भी देते हैं और देखिए मुख्यमंत्री उनकी लिखित शिकायत भी लेते हैं और ज़बानी तौर पर भी उनकी बात सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी के शादीपुर गांव में भयंकर आग लग गई। आरा मशीन में आग लगने से भगदड़ मच गई। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। कौशाम्बी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए, आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। शादीपुर गांव में भयंकर आग लगी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आरा मशीन में आग लगने से भगदड़ मची हुई है। तीन तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और अलीगढ़ की तस्वीरें। और आप देखिए हाहाकार मचा आग लगने की घटनाओं की वजह से इन तीनों ही शहरों में। आरा मशीन में भीषण आग लगी, ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी और कितनी मुश्किल से इसे बुझाया गया और इसके प्रयास किए गए फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा। घर में ही फैक्ट्री चल रही थी, वहां उसको भी बुझाना बहुत मुश्किल काम था। अलीगढ़ में फैक्ट्री के भीतर आग लग गई थी, घर में ही चल रही थी फैक्ट्री है। तीन तस्वीरें, तीनों ही आपकी स्क्रीन पर। अगली बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। यमुना एक्सप्रेसवे पर वहां रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। आगरा से नोएडा आ रही डबल डेकर बस पलट गई। बेकाबू बस पलटने से करीब 10 यात्री जख्मी हुए हैं। मौके पर है दनकौर पुलिस घायलों की मदद के लिए और पुलिस फोर्स ने घायलों की मदद की है। डबल डेकर बस पलट गई यमुना एक्सप्रेसवे पर। दनकौर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जो घायल 10 लोग हैं उनकी मदद की। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एक तीमारदार ने रेजिडेंट डॉक्टर के साथ उसने मारपीट की और इससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। घटना AMU के ट्रॉमा सेंटर की है। यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में तीमारदार और मरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर में नाराजगी है और वो हड़ताल पर चले गए। साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और अन्य मांगों को लेकर AMU प्रशासन को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। मेडिकल में लगभग 11:15 बजे डॉक्टर अरशद आलम ये अपने स्टाफ के साथ ड्यूटी पर थे। वहां पर कुछ लोगों ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसकी सूचना पर थाना सिविल लाइन पर
एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक व्यक्ति नामित है और एक अज्ञात में है। इसकी पूरी विवेचना की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी ली जा रही है। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और इधर मैनपुरी में सरकारी जमीन का घोटाला सामने आया है। डीएम आवास के पास 30 बीघा जमीन का घपला दिखाई दे रहा है। लिपिक ने, क्लर्क ने लेखपाल से मिलकर अपने नाम ये जमीन करा ली। रिटायर्ड लिपिक और तत्कालीन लेखपाल पर मामला दर्ज हुआ है और पुलिस ने रिटायर्ड लिपिक को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला मैनपुरी सदर तहसील इलाके का है। 44 साल पहले डीएम आवास के निकट सरकारी नजूल की 30 बीघा बेशकीमती जमीन को कलेक्ट्रेट पर तैनात तत्कालीन क्लर्क प्रभुदयाल ने तत्कालीन लेखपाल से मिलकर तहसील के दस्तावेजों में हेरफेर कराकर अपने नाम करा लिया और जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसमें मामला संज्ञान में आया है कि प्रभुदयाल पुत्र चिरंजी लाल निवासी गोला बाजार के द्वारा, जब वो वर्तमान में पहले ये जब कलेक्ट्रेट में बाबू रहते थे, तो इनके द्वारा अभिलेखों में हेरा फेरी करके अराजी लाइन देहात की बेशकीमती ज़मीन नजूल की भूमि जो कि सरकार में निहित है, उस पर अपना अवैध रूप से इन्होंने अपना नाम चढ़ा लिए। कुल 6 गाटा नंबर थे और इनका रकबा लगभग ये 6 एकड़ के अभिलेखों में अभी पाया गया है। और भी विस्तृत जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और भी कुछ घपला किया गया हो, तो उस पर भी हम लोग जांच बैठाए हुए हैं। और अब बात सम्मान निधि में साजिश की। किसानों की दोगुनी आय और बेहतरी के लिए केंद्र सरकार ने 2019 के चुनाव से पहले एक योजना शुरू की थी। उसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए जाते हैं। सरकार की इस योजना का फायदा सबसे ज्यादा यूपी के किसानों को मिलता है। लेकिन इस योजना का एक कड़वा सच ये भी है कि यूपी किसानों की एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसे आज तक इस योजना के तहत 1 रुपया भी नहीं मिला। किसानों के साथ सम्मान निधि में यह धोखा कैसे हुआ, किसने किया, इसकी पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में सरकारी योजना का फायदा लेना किसी जंग से कम नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया था। तब ये सम्मान निधि योजना भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी और वो ज्यादा मजबूती के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी। वहीं यूपी में तो महागठबंधन के बावजूद भाजपा ने 64 सीटें जीत ली थी। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि इस योजना का लाभ पाने वाले सबसे ज्यादा किसान यूपी के ही थे, जिनकी संख्या करीब 2 करोड़ 29 लाख के आसपास है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी उत्तर प्रदेश में लाखों किसान ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक पीएम किसान सम्मान निधि की एक भी किश्त नहीं मिल पाई। यानी जिस योजना को शुरू हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, जिसकी करीब 7 किश्तें जारी भी हो चुकी है, 21,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हो चुका है, लेकिन 8 लाख किसानों के खाते में आज तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं आई है। जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रह गए हैं, उनमें बस्ती, अलीगढ़, गोरखपुर और वाराणसी के किसानों की सबसे ज्यादा संख्या है। आइए अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि किस मंडल में कितने किसान हैं जिन्हें आज तक पीएम किसान सम्मान निधि का 1 रुपया तक नहीं मिला। बस्ती के 1,48,000 किसान, अलीगढ़ के 1,40,000 किसान, गोरखपुर के 1,30,000 किसान, वाराणसी के 90,000 किसान, अयोध्या के 62,000 किसान, देवी पाटन के 57,000 किसान, लखनऊ के 53,000 किसान, मुरादाबाद के 41,000 किसान, मेरठ के 40,000 किसान और बरेली में 30,000 किसान ऐसे हैं जिन्हें आज तक पीएम किसान सम्मान निधि का 1 रुपया तक नहीं मिल पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और किसकी गलती से किसानों को उनका हक नहीं मिला। तो एबीपी गंगा ने इसकी भी पूरी पड़ताल की, जिसमें पता चला कि डाटा फीडिंग करते समय किसी किसान का आधार नंबर गलत भर दिया गया, तो कहीं किसान का नाम आधार कार्ड से मैच नहीं करता था, जबकि किसी ने बैंक डिटेल गलत भर दी, तो किसी के गांव और तहसील का नाम भरने में फीडिंग करने वाले ने गलती कर दी। और ये सारी गलतियां डिजिटल इंडिया के दौर में हो। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन मामूली गलतियों को ठीक करने में 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया है, जबकि ऐसी गलतियां मोबाइल पर आने वाली OTP से भी दुरुस्त हो जाती हैं। तब भी जिलों में बैठे अफसर और कर्मचारी इससे ठीक करने की जहमत नहीं उठा रहे। दरअसल ये अफसरों और कर्मचारियों की लापरवाही का ही नतीजा है। किसान कृषि दफ्तर के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन गड़बड़ी ठीक नहीं हो रही।
हाँ, हर बार किसानों को आश्वासन जरूर मिल जाता है, लेकिन इस आश्वासन के चक्कर में किसानों की चप्पल और पैसे दोनों खर्च हो रहे हैं। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि में हुई इस लापरवाही ने सपा को सूबे की सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की सरकार की तरफ से 2 साल में 3 किस्तें दी जाती हैं। पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 8 लाख किसानों का इस योजना से अब तक वंचित रह जाना कई सवाल खड़े करता है। सवाल सरकार की मंशा पर नहीं है। सरकार ने तो किसान हित में अपना खजाना खोल दिया है, लेकिन लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों की कार्यशैली इन किसानों की परेशानी की सबसे बड़ी वजह बनी है। हालांकि अब तक 1 फरवरी से शुरू होकर 3 दिन चलने वाले किसान सम्मान समाधान अभियान के जरिए इन गड़बड़ियों को ठीक करके इन लाखों किसानों के खातों में ये निधि भेजने की बात कही जा रही है। पर ये भी अगर एक तय समय सीमा में हो तो इसका फायदा है, वरना ये किसान तो 2 वर्षों से ठीक कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट ही रहे हैं। और मुद्दे की बात यह है कि ये तब हो रहा है जब किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी बीच में एक बड़ी खबर, वाराणसी से कोयला कारोबारी के यहां से करोड़ों की कर चोरी पकड़ी गई है। सिगरा निवासी कोयला कारोबारी के यहां कस्टम विभाग ने रेड की। नियम के विरुद्ध कोयला मंगाकर सप्लाई करने की आशंका है और कार्रवाई वहां पर अभी भी जारी है। लखनऊ और बनारस के 20 अफसरों की संयुक्त टीम ने छापा मारा है। 5 करोड़ के जीएसटी रिफंड फर्जी तरीके से लेने का मामला पकड़ा गया है। खबर सहारनपुर से है। चलती कार वहां पर आग का गोला बन गई है और बाल बाल बची है कार सवार लोगों की जान। चलती कार में अचानक आग लगी और कार में सवार परिवार ने आनन फानन में कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें आप देख लीजिए। थाना फतेहपुर इलाके की घटना है। खबर सहारनपुर से। कार सवारों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। चलती कार में अचानक आग लग गई और जो कार में सवार लोग थे उन्होंने कूदकर कार से अपनी जान बचाई। और एक बड़ी खबर आपको देते हैं। दिल्ली के आसपास के 19 रेलवे स्टेशन पर आज से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत होगी 30 रुपए। पहले कीमत 10 रुपए होती थी। कीमत बढ़ाने के बीच रेलवे का तर्क की ज्यादा भीड़ न बढ़े प्लेटफॉर्म पे, इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ा दी गई है। ये कीमत हो गई है अब 30 रुपए प्रति व्यक्ति। पहले कीमत थी 10 रुपए और ये व्यवस्था लागू की गई है दिल्ली और आसपास के रेलवे स्टेशन पर। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश में पार्टी के सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया है। बजट सत्र के बाद पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्य को प्रियंका गांधी वाड्रा ने मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। 6 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस के यूपी के विधायकों की प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बैठक होगी और इसमें पंचायत चुनाव के साथ साथ आगे किसान आंदोलन को लेकर भी रणनीति तय हो सकती है। और बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मार्च के दूसरे हफ्ते में हो सकती है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। 13 और 14 मार्च को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो सकती है। पंचायत चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। और यूपी परिवहन विभाग करेगा महिला बस ड्राइवरों की भर्ती। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत ये भर्ती होगी और भर्ती की इच्छुक महिलाएं आज शाम तक आवेदन करें। शाम 5 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन जरूरी होगा। महिला ड्राइवर की भर्ती के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। रोडवेज की तैयारी पिंक बसों में महिला ड्राइवर रखने की है। आज आवेदन कर सकती हैं ऐसी महिलाएं शाम 5 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय में। और इधर लखनऊ में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मार्च में अब तक कब्जे से मुक्त कराई गई 222 करोड़ की जमीन। अलग अलग तहसीलों में कब्जा मुक्त कराई गई जमीन। 222 करोड़ रुपयों की जमीन जिस पर अवैध कब्जे हो रखे थे वो अलग अलग तहसीलों में कब्जा मुक्त कराई गई। लखनऊ में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मार्च में कब्जा मुक्त कराई गई 222 करोड़ की जमीन।
और एक और बड़ी खबर, आजम परिवार पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है और इसके अतिरिक्त प्रयागराज में राम जन्मभूमि निधि के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस में अवैध तरीके से कूपन छापे जा रहे थे। जीरो रोड पर स्थित प्रिंटिंग प्रेस में छपाई चल रही थी। वीएचपी महानगर अध्यक्ष अजय गुप्ता ने पुलिस में इस बात की शिकायत की। कोतवाली पुलिस को इस बाबत तहरीर दी गई और फिर कौशाम्बी का रहने वाला एक शख्स फर्जी कूपन छपवा रहा था, उसकी बात सामने आई है। इस बड़ी खबर के साथ ही जो प्रयागराज से हमें मिल रही है, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।